सेल्फिश जीन, रिचर्ड डॉकिंस द्वारा 1976 में लिखी गई ये किताब इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन का एक नया नजरिया पेश करती है, जो चार्ल्स डार्विन की सोच को एक नए स्तर तक ले जाती है। यहां फोकस पूरी स्पीशीज या ग्रुप पर नहीं, बल्कि उन छोटी सी चीजों पर है जो असल में इवोल्यूशन की कहानी लिखती है, यानी जीन्स। डॉकिंस कहते हैं कि जीन ही असल प्लेयर है और हम सिर्फ उनके टेम्परेरी व्हीकल्स या सर्वाइवल मशीन है। हर जीन का सिर्फ एक मकसद है, अपनी कॉपी बनाना और आगे बढ़ना। अगर किसी जीन के पास सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में मदद करने की पावर है, तो वही जीन आगे बढ़ेगा, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर का सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। आइए इस बुक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चैप्टर 1, व्हाई द पीपल। जब किसी प्लैनेट पर स्मार्ट लाइफ अपना रीजन समझ लेती है, वो वास्तव में बड़ी हो जाती है। अगर कभी स्पेस से कोई स्मार्ट क्रिएचर अर्थ पर आए, तो उसका पहला सवाल यही होगा, क्या आप लोग इवोल्यूशन जानते हैं? जिंदगी धरती पर 3000 मिलियन सालों तक चलती रही, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम यहां क्यों हैं। फिर एक आदमी आया, चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने सबसे पहली बार ये समझाया कि हम क्यों मौजूद हैं। उनकी वजह से अब हम इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? जब कोई बच्चा पूछता है, लाइफ का मतलब क्या है, हम किसके लिए हैं, इंसान क्या है, एक बड़े जूलॉजिस्ट जे सिम्पसन ने कहा था, जितने भी जवाब अब तक दिए गए हैं वे सब बेकार हैं, हमें उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। आज इवोल्यूशन थ्योरी उतनी ही पक्की है जितनी ये सच्चाई कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। लेकिन डार्विन के बदलाव का पूरा मतलब अभी भी बहुतों को समझ नहीं आया। यूनिवर्सिटीज में जूलॉजी एक छोटा सा सब्जेक्ट माना जाता है। जो लोग इसे पढ़ते भी हैं, अक्सर इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। फिलॉसफी और ह्यूमैनिटीज के लोगों को लगता है जैसे डार्विन कभी थे ही नहीं। हो सकता है आगे चलकर ये बदले, लेकिन इस किताब का मकसद सिर्फ डार्विनिज्म को प्रमोट करना नहीं है। इसका मुख्य विषय है सेल्फिशनेस और अल्ट्रुइज्म, परोपकार। ये किताब नफरत, लड़ाई, मदद, लालच और जनरसिटी सभी विषयों को छूती है। पहले कई लेखक जैसे लॉरेंस ऑन अग्रेशन और आड्री द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने भी इन पर लिखा था, लेकिन उन्होंने इवोल्यूशन को गलत तरह से समझा। उनका मानना था कि इवोल्यूशन में स्पीशीज या ग्रुप का भला सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन डॉकिंस कहते हैं असल में एक जीन का भला सबसे जरूरी है। सोचिए, अगर हम जाने कि कोई आदमी गैंगस्टर्स की दुनिया में जीता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज होंगी। वो शायद स्ट्रांग होगा, तेज हाथ रखेगा, दोस्तों को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह अगर हम अपने जीन्स को समझें, तो पता चलेगा कि हम सभी उनकी मशीन हैं। हमारे अंदर वो सब क्वालिटीज हैं जो सर्वाइवल के लिए उन्हें फायदा देती है। एक सफल जीन में अक्सर रूथलेस सेल्फिशनेस होती है, लेकिन कुछ स्थितियों में वही जीन अपने उद्देश्य को पाने के लिए थोड़ा परोपकार भी दिखा सकते हैं। यहां शब्द स्पेशल और लिमिटेड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इवोल्यूशन में सबको प्यार करो या स्पीशीज का भला करो जैसा आइडिया नहीं बैठता। डॉकिंस कहते हैं कि वे इवोल्यूशन पर आधारित कोई मोरलिटी, अच्छा बुरा नहीं सिखा रहे, वे सिर्फ समझा रहे हैं कि प्रकृति कैसे काम करती है। कई लोग गलत समझ बैठते हैं कि जो सच है वही मोरल भी होगा, पर सच्चाई यह है कि अगर हम सिर्फ जीन के कानूनों पर सोसाइटी बनाएं, तो वो बहुत खराब सोसाइटी होगी। इसलिए डॉकिंस का उद्देश्य है हम समझे कि हमारे सेल्फिश जीन्स क्या कर रहे हैं, ताकि हम उनकी योजनाओं को समझ सकें और जरूरत पड़े तो बदल सकें, क्योंकि बाकी कोई स्पीशीज ये नहीं कर सकती। सिर्फ इंसान के पास ये क्षमता है कि वह अपने जीन के खिलाफ भी सोच सके। आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्द समझते हैं। अल्ट्रुइस्ट, वो जो दूसरे का भला करता है भले खुद को नुकसान हो। सेल्फिश, वो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है भले दूसरे का नुकसान हो। इन छोटे फर्कों का इवोल्यूशन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि समय बहुत लंबा है।
डॉकिंस कहते हैं, उनका मतलब ये नहीं कि हर अल्ट्रुइस्टिक एक्ट के पीछे सेल्फिश मोटिव ही छुपा हो, बल्कि वे कहते हैं कि हमें देखना चाहिए किसी एक्शन का लॉन्ग टर्म असर सर्वाइवल पर क्या पड़ता है। कई बार जो काम अपरेंटली परोपकारी लगता है वो असल में सेल्फिश रिजल्ट दे सकता है। उदाहरण के लिए ब्लैक हेडेड गुल नामक समुद्री पक्षी, ये बड़े ग्रुप्स में रहते हैं और उनके नेस्ट पास पास होते हैं। कभी कभी जब एक गुल अपने पड़ोसी के नेस्ट से दूर जाता है तो दूसरा गुल उसके बेबी को खा जाता है। बिना मेहनत के खाना मिल गया, ये सेल्फिश एक्ट है। दूसरा उदाहरण प्रेइंग मेंटिस। मेटिंग के दौरान फीमेल मेंटिस कभी कभी मेल का सर खा जाती है, फिर भी मेटिंग जारी रहती है। उसके लिए ये फायदे का सौदा है, भोजन भी और रिप्रोडक्शन भी। इसी तरह एम्परर पेंगुइन्स भी सेल्फिशनेस दिखाते हैं जब वे पानी में कूदने से पहले रुकते हैं, क्योंकि वहां सील्स उन्हें खा सकती हैं। तो वे इंतजार करते हैं कि कोई एक पहले जाए। कोई भी पहला जंप नहीं लगाना चाहता, इसलिए कभी कभी एक पेंगुइन दूसरे को धक्का दे देता है। अब देखिए अल्ट्रुइज्म का उदाहरण, हनी बीज। वर्कर बीज जब अपने हाइव की रक्षा के लिए स्टिंग करती है तो मर जाती है। उनका ये बलिदान कॉलोनी के लिए फायदेमंद है, पर खुद उनके लिए घातक। ये है सच्चा परोपकार। इसी तरह छोटी चिड़िया जब किसी हॉक को देखती है तो अलार्म कॉल देती है। इससे पूरा झुंड सेफ हो जाता है, पर शिकारी का ध्यान उसी पर चला जाता है। फिर देखिए मां-पिता का त्याग। जब फॉक्स नेस्ट के पास आता है तो बर्ड एक्ट करती है जैसे उसका पंख टूटा हो। फॉक्स उसके पीछे भागता है और नेस्ट से दूर हो जाता है। बेबी सेफ हो जाते हैं, पर मां ने जो जोखिम लिया वो परोपकार का सबसे सुंदर रूप है। लेकिन लोग अक्सर गलत सोचते हैं कि लिविंग क्रिएचर्स स्पीशीज का भला करने के लिए परोपकारी होते हैं। डॉकिंस कहते हैं कि असल में हर एक जीन अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, बस इतना ही। लीजिए, मान लीजिए सब एक दूसरे की मदद करने लगे बिना अपने फायदे की परवाह किए, पर अगर उसी समूह में कोई एक व्यक्ति सेल्फिश निकला जो सबका लाभ उठाए लेकिन खुद कुछ न करे, तो वही व्यक्ति ज्यादा समय तक सरवाइव करेगा और उसके बच्चों में भी वही गुण चले जाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से धीरे धीरे उस समूह में सेल्फिश लोग बढ़ने लगेंगे और अंततः परोपकार हार जाएगा। अगर किसी ग्रुप के सारे सदस्य सचमुच परोपकारी हों, तो भी कोई एक सेल्फिश सदस्य दूसरे समूह से आकर उसमें शामिल हो सकता है। वो इंटरमैरिज या माइग्रेशन से अपने सेल्फिश ट्रेट्स लाकर फैलाएगा। धीरे धीरे वो परोपकारी ग्रुप भी सेल्फिश हो जाएगा। यही कारण है कि ग्रुप सिलेक्शन का सिद्धांत, जिसमें कहा जाता है कि पूरा ग्रुप जीवित या नष्ट होगा, उसके सदस्यों के नैतिक व्यवहार पर अब आधुनिक विज्ञान में स्वीकार्य नहीं है। ग्रुप सिलेक्शन कहता है अगर समूह के ज्यादातर सदस्य परोपकारी होंगे तो ग्रुप बचेगा, अगर सेल्फिश होंगे तो ग्रुप नष्ट हो जाएगा। पर इंडिविजुअल सिलेक्शन कहता है अंत में जीतेगा वही जीन जो अपनी कॉपी आगे बढ़ा सके, भले ग्रुप का क्या हो। इसलिए अल्ट्रुइज्म यानी परोपकार हमेशा सीमित और सशर्त रहेगा। जब नए छात्र जूलॉजी पढ़ने आते हैं तो उन्हें यह सुनकर आश्चर्य होता है कि यह थ्योरी यानी जीन केंद्रित सिलेक्शन अब मानक सिद्धांत है। उनकी गलती नहीं, क्योंकि स्कूल बुक्स आज भी पुरानी बात लिखती है। ब्रिटेन की नफील्ड बायोलॉजी टीचर्स गाइड में लिखा है उच्च जंतु कभी कभी अपनी जान दे देते हैं ताकि उनकी स्पीशीज बची रहे। यह सुनने में सुंदर लगता है, पर यह वैज्ञानिक रूप से गलत है। नोबेल विजेता कोनराड लॉरेंस ने भी यही कहा कि आक्रामक व्यवहार का उद्देश्य स्पीशीज को बचाना है, लेकिन यह तर्क गोल गोल घूमता है और आखिर में खुद का ही खंडन करता है। रिचर्ड डॉकिंस स्पष्ट करते हैं स्पीशीज का भला नहीं, बल्कि जीन का भला ही असली शक्ति है जो नेचुरल सिलेक्शन को चलाती है। टीवी डॉक्यूमेंट्रीज में भी अक्सर यही गलत तर्क दोहराया जाता है। जैसे बीबीसी के एक कार्यक्रम में एक एक्सपर्ट ने कहा ज्यादातर बेबी स्पाइडर्स दूसरे जीवों का शिकार बन जाते हैं।
शायद यही उनका उद्देश्य है, क्योंकि कुछ बचे तो स्पीशीज कायम रहे। डॉकिंस कहते हैं यह सोचना पूरी तरह गलत है। स्पीशीज सर्वाइवल का विचार विज्ञान को गलत दिशा में ले जाता है। कई लेखक जैसे रॉबर्ट आड्री ने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रुप सिलेक्शन थ्योरी का इस्तेमाल किया, पूरा सोशल ऑर्डर समझाने के लिए। उनके अनुसार इंसान प्रकृति के सही रास्ते से भटक गया है, पर उन्होंने भी स्वीकार किया कि उनका दृष्टिकोण स्टैंडर्ड थ्योरी से अलग है। अब सवाल उठता है, अगर ये थ्योरी गलत है तो फिर ये इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? क्योंकि ये हमारे नैतिक भावों को संतोष देती है। हमें सेल्फिश लोग पसंद नहीं आते, हमें अल्ट्रुइस्ट यानी दूसरों का भला सोचने वाले लोग अच्छे लगते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन एक भ्रम है, हम दूसरों की परिभाषा गलत समझते हैं। अक्सर परोपकार ग्रुप के भीतर सीमित होता है और दूसरे ग्रुप्स के लिए सेल्फिशनेस बन जाता है। जैसे ट्रेड यूनियंस, वे अपने मेंबर्स की मदद करती है पर दूसरे वर्कर्स के खिलाफ जा सकती है। देश भी ऐसे ही होते हैं, अपने देश के सैनिक बलिदान देते हैं पर दूसरे देश के लोगों को मार देते हैं। यह है लॉजिकल कंफ्यूजन। एक ही एक्ट परोपकार भी हो सकता है और क्रूरता भी। इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा ग्रुप कौन है। शांति के समय लोगों से छोटी छोटी कुर्बानी मांगना मुश्किल होता है, पर जंग के समय वे अपनी जान तक दे देते हैं। अब रेस और पैट्रियोटिज्म का जुनून कम हो रहा है और लोग पूरी ह्यूमन स्पीशीज को एक यूनिट के रूप में देखने लगे हैं। फिर भी कई लिबरल लोग जो स्पीशीज एथिक्स की बात करते हैं, अक्सर दूसरी स्पीशीज के लिए सहानुभूति नहीं रखते। अगर कोई कहे कि व्हेल हंटिंग रोकना इंसानों की हाउसिंग प्रॉब्लम से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो लोग चौंक जाते हैं। डॉकिंस इस विचार को कहते हैं स्पीशीजिज्म, स्पीशीजाइज्म। ये रेसिज्म जैसा ही भेदभाव है, बस यहां जाति या रंग की जगह स्पीशीज आ गई है। हमारी सोच है कि सिर्फ अपनी स्पीशीज के सदस्य स्पेशल हैं। किसी इंसान की हत्या सबसे बड़ा अपराध मानी जाती है और कैनिबलिज्म यानी इंसान को खाना उससे भी बड़ा पाप। पर हम दूसरी स्पीशीज को खाने में कोई गलती नहीं मानते। एक ह्यूमन फीटस जो सिर्फ अमीबा जितना महसूस कर सकता है, उसे लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, पर एक एडल्ट चिंपांजी जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है, यहां तक कि ह्यूमन लैंग्वेज भी सीख सकता है, उसे वो राइट्स नहीं मिलते। क्या ये रेसिज्म जैसा नहीं है? डॉकिंस कहते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, सिर्फ एक सामाजिक पूर्वाग्रह है। अब वापस आते हैं अल्ट्रुइज्म की वैज्ञानिक बहस पर। क्या ये ग्रुप लेवल पर होता है या स्पीशीज लेवल पर? अगर ग्रुप सिलेक्शन सही हो तो हर ग्रुप अपने अंदर परोपकारी होगा, पर दूसरे ग्रुप्स के लिए सेल्फिश। तो फिर ये क्यों नहीं होता कि सारी मेमल स्पीशीज, लायन और एंटीलोप एक दूसरे की मदद करें? क्यों लायन एंटीलोप को खाता है? अगर स्पीशीज सर्वाइवल सही होता तो लायन सिर्फ पक्षियों या रेप्टाइल्स का शिकार करता। यह विचार अब मूर्खतापूर्ण लगता है। ग्रुप सिलेक्शन लॉजिकली टिकता नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि अल्ट्रुइज्म ही नहीं, वो मौजूद है, पर उसके लिए बेहतर एक्सप्लेनेशन है, जीन सिलेक्शन थ्योरी। डॉकिंस कहते हैं कि जीन सिलेक्शन सबसे ठोस स्पष्टीकरण देता है। इस विचार पर उन्हें प्रभाव डाला जीसी विलियम्स की किताब एडेप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ने। एक और वैज्ञानिक अगस्ट वाइजमैन ने कहा था कि जर्म प्लाज्म की सततता ही इवोल्यूशन की चाबी है, यानी सिर्फ जीन ही सही मायने में अमर है। डॉकिंस आर्ग्यू करते हैं कि सिलेक्शन का असली यूनिट स्पीशीज, ग्रुप या इंडिविजुअल नहीं, बल्कि जीन खुद है। यही जीन इवोल्यूशन की कहानी लिखता है और हम सिर्फ उसकी सर्वाइवल मशीन है। शायद ये कुछ लोगों को चरमपंथी विचार लगे, पर जब आप समझेंगे तो ये पूरी तरह लॉजिकल लगेगा, क्योंकि जीवन की शुरुआत भी यही थी। कुछ मॉलिक्यूल्स ने अपनी कॉपी बनानी सीखी और वही इवोल्यूशन का पहला कदम था। अब समझते हैं कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। चैप्टर 2 द रिप्लिकेटर।
कैसे एटम और मॉलिक्यूल्स ने मिलकर लाइफ की बुनियाद रखी। कभी कभी जब एटम आपस में टकराते हैं तो नए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल। स्टेबल मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, अनस्टेबल टूट जाते हैं। यही सर्वाइवल ऑफ दी स्टेबल का पहला नियम था। पहले पहाड़, सॉल्ट क्रिस्टल्स, बुलबुले सब नेचर के स्टेबल फॉर्म्स थे। धीरे धीरे कुछ मॉलिक्यूल्स ने सीखा कि वे खुद को कॉपी कर सकते हैं। यही पहला रिप्लिकेटर था, इवोल्यूशन का बीज। शुरुआत में यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, पर एक बार बन गया तो तेजी से फैल गया। वो मॉलिक्यूल अपनी कॉपी बनाता रहा और जो सबसे सटीक था वही जिंदा रहा। इसी से आगे बढ़ते हैं हमारे सेल्फिश जीन तक, जो आज भी हमारे अंदर मौजूद है। हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को कंट्रोल कर रहे हैं। हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं, हम वो है जो हमारे जीन चाहते हैं। कैसे एक मॉलिक्यूल अपनी कॉपी बना सकता है? कल्पना कीजिए, एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। उसके आसपास सूप में छोटे छोटे मॉलिक्यूल फ्रीली तैर रहे हैं। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल उस टेम्पलेट से जुड़ता है, एक पैटर्न रिपीट होने लगता है, कॉपी दर कॉपी। जब एक कंप्लीट चेन बन जाती है तो वो खुद एक नया स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर वो भी अपनी कॉपी बनाने लगता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस था, जैसे किसी क्रिस्टल का बढ़ना। धीरे धीरे ऐसे मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगे जो ज्यादा लंबे समय तक टिक सकते थे। जिनकी कॉपी ज्यादा तेज बन सकती थी वे डोमिनेट करने लगे। जो धीमे या कमजोर थे वे गायब हो गए। और फिर आई गलतियां, एरर्स। कॉपी करने की प्रक्रिया कभी परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी छोटी मिस्टेक हो जाती है। वही मिस्टेक इवोल्यूशन की जान बन गई। जब किसी कॉपी में छोटी सी गलती रह जाती है और वो गलती आगे की कॉपी में भी चली जाती है, तो नए टाइप के मॉलिक्यूल्स जन्म लेते हैं। कुछ बेहतर निकलते हैं, कुछ खराब। नेचुरल सिलेक्शन उन्हीं को रखता है जो ज्यादा बेहतर काम कर सके। इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे इवोल्यूशन शुरू हुआ। मान लीजिए 2 टाइप के रिप्लिकेटर हैं। टाइप A हर हफ्ते एक कॉपी बनाता है और टाइप B हर घंटे एक कॉपी बनाता है। स्पष्ट है कि टाइप B ज्यादा तेज फैलेगा, भले ही टाइप A ज्यादा लंबा जिए। इसी से निकले 3 बड़े सिद्धांत। लॉन्गेविटी, यानी जो मॉलिक्यूल ज्यादा टिकेगा वही बचेगा। फेकंडिटी, यानी जो ज्यादा कॉपी बनाएगा वही फैलेगा। और कॉपिंग फिडेलिटी, यानी जो कम गलतियां करेगा वही दीर्घकाल तक सफल रहेगा। आपको लग सकता है कि गलतियां भी जरूरी है और सटीकता भी। दोनों विपरीत बातें कैसे साथ सही हो सकती हैं? असल में दोनों ही आवश्यक है। अगर सारी कॉपीज बिल्कुल एक सी रहें तो कभी नया कुछ न बनेगा, और अगर बहुत ज्यादा गलतियां हों तो सब अस्थिर हो जाएगा। इवोल्यूशन इन दोनों के बीच का संतुलन है। फ्रेंच वैज्ञानिक जैक मोनोड ने कहा था, लाइफ ने अपनी शुरुआत संजोग से की, पर अब वो नियमों के अधीन चल रही है। धीरे धीरे ये रिप्लिकेटर्स का जगत भी भीड़ से भर गया। शुरू में बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत थे, पर जैसे जैसे कॉपीज बढ़ी, संसाधन कम पड़ने लगे। अब शुरू हुई पहली प्रतिस्पर्धा, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। कुछ रिप्लिकेटर्स ने नई रणनीति सोची। उन्होंने दूसरों के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर अपने लिए यूज करना सीखा। ये पहले प्रोटो कार्निवोर्स थे जो दूसरों को खाकर बढ़ते थे। दूसरों ने प्रोटेक्शन बनाई, कुछ रासायनिक ढाल, कुछ प्रोटीन वॉल। यहीं से पहली सर्वाइवल मशीन उभरी, एक सरल कोट जो अपने मालिक को बचाती थी। समय के साथ सर्वाइवल मशीनें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। कुछ ने मूव करना सीखा, कुछ ने फोटोसिंथेसिस, कुछ ने खाना पकड़ना। आखिर यही रिप्लिकेटर्स आज हमारे अंदर हैं, हमारी बॉडी के रूप में। हम वही सर्वाइवल मशीन है जो उनके लिए बनी है। हमारे विचार, भावनाएं, यहां तक कि हमारा प्यार भी उनकी रणनीतियों का हिस्सा हो सकता है। अब आते हैं चैप्टर 3, इमॉर्टल कॉइल्स। डॉकिंस कहते हैं, हम सभी सर्वाइवल मशीन हैं। सिर्फ इंसान नहीं, जानवर, पौधे, बैक्टीरिया, यहां तक कि वायरस भी। हर जीव का एक ही मकसद है,
अपने जीन को भविष्य तक ले जाना। इंसान हो या ऑक्टोपस या पेड़, बाहर से वे भले अलग दिखें, पर अंदर उनके डीएनए का ढांचा लगभग एक ही जैसा है। डीएनए का काम सरल पर महान है, कॉपी बनाना। हर स्पीशीज के लिए डीएनए अपनी कॉपी बनाने के लिए अलग अलग रणनीति इस्तेमाल करता है। मछली पानी में, पेड़ धरती पर, और इंसान अपने दिमाग से, पर मकसद एक ही। क्या डीएनए वही पहला रिप्लिकेटर था? शायद नहीं। पहले कुछ और मॉलिक्यूल थी जिन्होंने कॉपी बनानी सीखी, पर धीरे धीरे डीएनए ने उनकी जगह ले ली। आज वो इस पृथ्वी का अल्टीमेट रिप्लिकेटर है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले रिप्लिकेटर ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स थे। जैसे मिट्टी के कणों में छोटी छोटी सूचनाएं कैद हो जाती थी। पर जो भी सच हो, आज डीएनए सत्ता में है। डीएनए 4 बेसिक यूनिट से बना है, A, T, C और G, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। यही 4 अक्षर मिलकर लाइफ की भाषा बनाते हैं। डीएनए की दोहरी कुंडली, डबल हेलिक्स, इतनी सुंदर और स्थिर संरचना है कि इसे डॉकिंस ने कहा इमॉर्टल कॉइल। हर इंसान के शरीर में 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स है और हर सेल में डीएनए की एक कंप्लीट कॉपी मौजूद है। ये एक ब्लूप्रिंट है जो बताता है बॉडी कैसे बनानी है। अगर आप डीएनए को एक किताब माने, तो हर क्रोमोसोम उसका एक वॉल्यूम है और हर जीन उसका एक पेज। पर यह किताब किसी लेखक ने नहीं लिखी, इसे नेचुरल सिलेक्शन ने समय के साथ लिखा है। डीएनए गलतियां भी करता है, पर उन्हीं गलतियों से बेहतर संस्करण जन्म लेते हैं। इसीलिए इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं। हर नई कॉपी पुरानी से थोड़ी अलग हो सकती है। लाइफ एक सिंपल मॉलिक्यूल से शुरू हुई थी जो अपनी कॉपी बना सकता था। आज हम उसी प्रक्रिया के सबसे कॉम्प्लेक्स रिजल्ट है। हमारी बॉडी हमारे जीन की सर्वाइवल मशीन है। वे हमें चलाते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर वास्तव में हम उनके टूल हैं। डीएनए को जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी चाहिए, और जब वो अपनी कॉपी बना लेता है तो हमारा काम पूरा हो जाता है। हर बार जब एक सेल डिवाइड होता है, डीएनए भी कॉपी बनाता है। कभी कभी ये कॉपी इतनी परफेक्ट होती है कि लाखों साल तक जीन अपरिवर्तित रह सकता है, और कभी एक छोटी गलती पूरी स्पीशीज का रुख बदल देती है। डीएनए प्रोटीन बनाने का कोड रखता है। प्रोटीन ही हमारे शरीर की ईंटें हैं। मसल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सब। डीएनए एटीसीजी के अक्षरों में लिखा एक इंस्ट्रक्शन सेट है जो कहता है कौन सा प्रोटीन कब और कैसे बनाना है। एक बच्चा कैसे डेवलप होता है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि वैज्ञानिक कहते हैं शायद हमें इसे पूरी तरह समझने में हजारों साल लगेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जीन्स बॉडी के बनने को कंट्रोल करते हैं। हमारा ज्ञान या अनुभव हमारे जीन में ट्रांसफर नहीं होता। हर पीढ़ी नई शुरुआत करती है। हमारे जीन सिर्फ उन चीजों को रखते हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नेचुरल सिलेक्शन अब सिर्फ मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि उनकी मशीनों को भी सेलेक्ट करता है, यानी वे बॉडीज जो बेहतर सर्वाइव कर सके। हर नई पीढ़ी में जीन मिलकर नई कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक जीन कभी अकेला काम नहीं करता, हजारों जीन मिलकर एक पूरी बॉडी बनाते हैं। जैसे संगीत के सुर मिलकर राग बनाते हैं। कभी कभी एक जीन कई पार्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है और कई जीन मिलकर एक ही लक्षण देते हैं। ये एक महान टीम वर्क है। इसीलिए डॉकिंस कहते हैं जीन सेल्फिश है, पर उन्हें टीम चाहिए। हर जीन अपनी कॉपी बचाना चाहता है, पर सफल वही होगा जो दूसरों के साथ मिलकर काम कर सके। इसी टीम वर्क से बनी है हमारी आंखें, दिल, दिमाग, मसल्स, हर चीज जो हमें इंसान बनाती है। जीन अब सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं रहे, वे एक पूरी टेक्नोलॉजी में बदल चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीनस मिक्स होते हैं, यानी हर नई बॉडी एक नया मिश्रण है। मां और पिता दोनों के जीन का अनोखा कॉम्बिनेशन। इसी वजह से हर इंसान यूनिक होता है। कोई 2 डीएनए बिल्कुल समान नहीं। यहां तक कि जुड़वा बच्चों में भी सूक्ष्म अंतर रह जाते हैं, लेकिन जीन खुद बहुत लंबा जीवन जीते हैं। हर जनरेशन में नए कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, फिर भी असली जीन अमर बने रहते हैं।
वे हजारों सालों तक अपने अलग अलग होस्ट में घूमते हैं। हर इंसान के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो 23 जोड़ों में व्यवस्थित है, 23 मां से और 23 पिता से। सोचिए, एक क्रोमोसोम एक बड़े आर्किटेक्ट के नक्शे का वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम 13 के पेज नंबर 6 पर आंखों का रंग लिखा है, तो 13 पर ब्लू आईज और 13B पर ब्राउन आईज लिखा हो सकता है। कौन सा चलेगा? ब्राउन डोमिनेंट है, इसलिए बच्चा ब्राउन आंखों वाला होगा। ब्लू रिसेसिव है, वो तभी दिखेगा जब दोनों पेरेंट्स से ब्लू जीन मिले। जब दो जीन एक ही स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन्हें एलील्स, अलील्स कहा जाता है, जैसे ब्लू और ब्राउन आई कलर के जीन। हर व्यक्ति के अंदर इनका एक यूनिक मिक्स होता है, पर जीन केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, वे पूरी जनसंख्या में घूमते रहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक जीन पूल की बात करते हैं। जीन पूल को ऐसे समझिए, जैसे एक विशाल झील में पानी लगातार मिक्स होता रहता है। हर बार जब नया बच्चा जन्म लेता है, तो इस झील से नए मॉलिक्यूल्स का संयोजन लेकर आता है। इसी प्रक्रिया से नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। धीरे धीरे वे जीन टिकते हैं जो सर्वाइवल में मदद करते हैं, और बाकी मिट जाते हैं। हम अपने जीन चुन नहीं सकते। जो जीन हमें जन्म के समय मिल गए, वही हमारे व्यक्तित्व, हमारी बनावट, यहां तक कि हमारे कई स्वभाव तय करते हैं। पर लंबी अवधि में पूरी आबादी का जीन सेट बदलता रहता है। यह है इवोल्यूशन इन एक्शन। अब समझिए सेल डिवीजन के दो प्रकार, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस ये सामान्य सेल विभाजन है। एक सेल दो नई कोशिकाओं में बंटता है। हर नए सेल में 46 क्रोमोसोम रहते हैं। यह प्रक्रिया बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए होती है। मियोसिस ये सिर्फ सेक्स सेल्स बनाने के लिए होता है, जैसे स्पर्म और एग। मियोसिस में हर सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं, ताकि जब स्पर्म और एग मिले तो एक नया 46 का सेट बन जाए, यानी एक नया जीवन। लेकिन मियोसिस में एक खास बात होती है, क्रोमोसोम मिक्सिंग, यानी मां पिता के जीन यादृच्छिक रूप से अदल बदल जाते हैं। इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब हर क्रोमोसोम का पहला हिस्सा पिता से हो सकता है, बाकी मां से। इससे हर स्पर्म और हर एग एक यूनिक पैचवर्क बनता है, जैसे दो रंगों की सूत से बुनी नई चादर। इस वजह से कोई दो स्पर्म या दो एग कभी एक जैसे नहीं होते। हर नया इंसान अपने पूर्वजों का एक नया मोज़ेक है। थोड़ा मां, थोड़ा पिता, थोड़ा दादा दादी, थोड़ा नाना नानी और थोड़ा संयोग। हम अब तक जीन को एक अलग यूनिट मानते थे, पर असल में जीन एक लंबी डीएनए स्ट्रिंग का हिस्सा है, जैसे किसी लंबी फिल्म की एक सीन। एक जीन किसी विशेष प्रोटीन के लिए कोड करता है। कभी कभी एक जीन के बीच में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, जिससे नए जीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। जीसी विलियम्स ने कहा था, जीन वो डीएनए सेगमेंट है जो कई पीढ़ियों तक चल सके। यानी जीन का असली काम है हाई कॉपी फिडेलिटी, यानी सटीकता से खुद को ट्रांसफर करना। एक जीन छोटा भी हो सकता है, या कई सिस्ट्रॉन्स का समूह भी। छोटे जीन अक्सर हजारों पीढ़ियों तक टिक सकते हैं, जबकि बड़े जीन जल्दी टूट जाते हैं। सोचिए, एक जीन की उम्र क्या होती है? एक क्रोमोसोम की उम्र केवल एक पीढ़ी होती है। आपको जो क्रोमोसोम मिला है, वो आपके पिता के शरीर में मियोसिस के दौरान बना था। जब आप अपने बच्चे पैदा करेंगे, तो वो क्रोमोसोम मिक्स होकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जीन, वे हजारों पीढ़ियों तक जीवित रह सकते हैं। वे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अनगिनत बार ट्रांसफर होते रहते हैं। कई जीन जो आज आपके शरीर में हैं, आपके दादा दादी या हजारों साल पहले के किसी पूर्वज से आए होंगे। वे अब भी वैसे ही हैं, सिर्फ नए होस्ट में बसे हुए। यही जीन की अमरता है। वे हमारी मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं, नई बॉडीज के माध्यम से खुद को आगे बढ़ाते हुए। नए जीन बनने के दो मुख्य तरीके हैं, क्रॉसिंग ओवर और पॉइंट म्यूटेशन। क्रॉसिंग ओवर तो आपने समझा, क्रोमोसोम्स के हिस्सों का आदान प्रदान। पर पॉइंट म्यूटेशन उससे भी दिलचस्प है। कभी कभी कॉपी बनाते समय डीएनए में एक अक्षर बदल जाता है। जैसे किसी किताब में
एक शब्द की वर्तनी गलत लिख दी जाए। ये छोटी सी गलती नए लक्षण का कारण बन सकती है। कभी कभी एक क्रोमोसोम का हिस्सा उल्टा जुड़ जाता है, इसे इन्वर्जन कहते हैं। कभी वह किसी दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाता है, इसे ट्रांसलोकेशन। इन सब से नई जेनेटिक व्यवस्था बनती है, जो कभी लाभदायक कभी घातक होती है। अगर नई व्यवस्था सर्वाइवल के लिए बेहतर निकली तो नेचुरल सिलेक्शन उसे आगे बढ़ा देता है। इस तरह जीन और उनके संयोजन समय के साथ बदलते रहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे परिवर्तनों से नए गुण, नई प्रजातियां और नई संभावनाएं जन्म लेती है। ये एक विशाल जैविक प्रयोग है जो अरबों सालों से बिना रुके चल रहा है। अब एक दिलचस्प उदाहरण देखते हैं, तितलियों का। कुछ तितलियां बहुत कड़वी होती है, इसलिए पक्षी उन्हें नहीं खाते। वे चमकीले रंगों से चेतावनी देती है, मुझे मत छू। पर कुछ और तितलियां जो असल में कड़वी नहीं, उन्होंने इनका रंग और पैटर्न नकल करना सीख लिया, यानी मिमिक्री, दूसरे के खतरे का लाभ उठाना। जो तितलियां बेहतर मिमिक्री करती है, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। धीरे धीरे मिमिक्री वाले जीन पूरी स्पीशीज में फैल जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, एक ही तितली प्रजाति में दो अलग अलग मिमिक्री जीन पाए जाते हैं और बीच का कोई रूप नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि मिमिक्री को कंट्रोल करने वाले जीन एक क्लस्टर बनाकर साथ रहते हैं। इन्वर्जन और म्यूटेशन के कारण वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े रहते हैं और साथ ही ट्रांसफर होते हैं। इसलिए हर नई तितली का पूरा मिमिक्री पैटर्न एक ही जेनेटिक क्लस्टर से आता है। यहां से डॉकिंस जीन की नई परिभाषा देते हैं। जीन वो छोटा जेनेटिक यूनिट है जो सबसे ज्यादा समय तक टिके। उसका आकार स्थिर नहीं, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। महत्व ये नहीं कि वो कितना बड़ा है, बल्कि ये कि वो कितनी पीढ़ियों तक जिंदा रह सकता है। और यही है नेचुरल सिलेक्शन की असली कहानी। जो टिकेगा वही बचेगा, जो बेहतर कॉपी करेगा वही अमर होगा। हमारी बॉडी अस्थाई है, पर हमारे जीन वे कालातीत है। नेचुरल सिलेक्शन का सिंपल मतलब है, जो ज्यादा सरवाइव करेगा वही बचेगा। कोई बचेगा, कोई मिट जाएगा। लेकिन ये फर्क तभी दिखता है जब किसी एंटिटी की बहुत सारी कॉपीज हों और वो कई पीढ़ियों तक टिक सके। क्या स्पीशीज, ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स नेचुरल सिलेक्शन के असली यूनिट है? नहीं, असल यूनिट है जीन। जीन ही वो मूलभूत इकाई है जो अपने हित में काम करता है और पूरी इवोल्यूशन की दिशा तय करता है। ग्रेगर मेंडल का सबसे बड़ा योगदान यही था। उन्होंने बताया कि जीन एक स्वतंत्र कण की तरह व्यवहार करता है। अगर जीन ब्लेंड हो जाते तो नेचुरल सिलेक्शन असंभव हो जाता। डार्विन इस बात को नहीं समझ पाए और जीवन भर इस पर उलझे रहे। अगर उन्हें मेंडल का सिद्धांत समय पर पता चलता तो उनकी थ्योरी और भी मजबूत होती। जीन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे कभी बूढ़े नहीं होते। एक जीन एक शरीर से दूसरे शरीर में बिना कमजोर हुए चलता रहता है। वो कभी थकता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता। 1 मिलियन साल पुराने जीन आज भी उतने ही फ्रेश है जितने नए जीन, क्योंकि वे हर बार खुद की नई सटीक कॉपी बनाते हैं। बॉडीज मर जाती है, पर जीन सरवाइव करते रहते हैं। वे एक शरीर को छोड़कर अगले शरीर में चले जाते हैं, जैसे कोई अमर यात्री। इसलिए डॉकिंस उन्हें कहते हैं इमॉर्टल जीन या अमर जीन। हम इंसान सिर्फ कुछ दशकों तक जीते हैं, पर हमारे जीन हजारों, कभी लाखों सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। हम टेम्परेरी सर्वाइवल मशीन है, पर जीन वे परमानेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्पीशीज में एक इंसान या ग्रुप एक स्थायी यूनिट नहीं होता। लोग बदलते रहते हैं, पर जीन लगातार चलते रहते हैं। जैसे कार्ड्स की गड्डी हर बार शफल होती है, पर कार्ड्स वही रहते हैं। हमारी बॉडी वो गड्डी है और जीन उसके कार्ड्स। जीन का काम है आगे बढ़ना। हर जनरेशन में वो नए साथी चुनता है, नए संयोजन बनाता है, पर उसका उद्देश्य वही रहता है, अपनी कॉपी आगे पहुंचाना।
जीन अमर है, पर डायमंड की तरह नहीं। एक डायमंड हमेशा एक ही टुकड़े में रहता है, जीन ऐसा नहीं। वो खुद की फिजिकल कॉपी तो जल्दी मिटा देता है, पर उसकी सूचना बनी रहती है। यानी सूचना अमर है, शरीर नहीं। एक डीएनए मॉलिक्यूल शायद कुछ महीनों या वर्षों तक ही जिंदा रहे, पर उसकी जानकारी, उसकी कॉपी लाखों साल तक चल सकती है। इसीलिए जीन की नई परिभाषा बनी, एक लॉन्ग रिप्लिकेटर। जीन का अस्तित्व 3 बातों पर निर्भर करता है: लॉन्जिविटी, फेकंडिटी और कॉपिंग फिडेलिटी। पहला, वो कितने समय तक टिक सकता है। दूसरा, वो कितनी कॉपी बना सकता है। तीसरा, वो कितनी सटीक कॉपी बना सकता है। अगर कोई जीन इन तीनों में अच्छा है, तो वही नेचुरल सिलेक्शन का असली विजेता है। जीन को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं: डीएनए की वो सीक्वेंस जो लॉन्ग इवोल्यूशनरी प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक जीन पूरा क्रोमोजोम नहीं होता, पर कभी कभी उससे बड़ा भी हो सकता है। उसका असली लक्ष्य है एक अच्छी सर्वाइवल मशीन बनाना। अगर कोई जीन ऐसी बॉडी बनाता है जो अपने आप को और अपने जीन को बेहतर तरीके से बचा सके, तो वही जीन आगे बढ़ेगा। अगर कोई जीन ऐसी क्वालिटी डालता है जो सर्वाइवल को घटा दे, तो वो जीन मिट जाएगा। उदाहरण के लिए, एक ऐसा जीन जो किसी जानवर की लंबाई बढ़ाता है, ये हिरण के लिए फायदेमंद हो सकता है। वो दूर से शिकारी को देख सकेगा। पर वही जीन अगर किसी छछूंदर में हो जो मिट्टी में रहता है, तो उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। इसलिए कोई जीन अच्छा या बुरा अपने आप में नहीं होता, वो अपने वातावरण पर निर्भर करता है। जीन एक टीम की तरह काम करते हैं। हर जीन का असर दूसरे जीनों पर पड़ता है। कोई जीन अकेला पैर नहीं बना सकता, पर वो टांग की लंबाई या मांसपेशी की ताकत को प्रभावित कर सकता है। जैसे खेती में नाइट्रोजन डालने से गेहूं लंबा हो सकता है, पर सिर्फ नाइट्रोजन से गेहूं नहीं बन सकता। उसे पानी, सूरज और मिट्टी भी चाहिए। वैसे ही एक जीन अपने वातावरण में छोटा सा योगदान देता है, पर पूरी बॉडी एक संयुक्त परिणाम होती है। यहां एक विरोधाभास दिखता है। जीन सेल्फिश है, फिर भी उसे दूसरों के साथ काम करना पड़ता है। ये सेल्फिश कोऑपरेशन है। हर जीन अपनी कॉपी बचाने की कोशिश करता है, पर वो तभी सफल होगा जब उसकी टीम भी अच्छी हो। डॉकिंस इसका सुंदर उदाहरण देते हैं। एक रोइंग टीम का हर नाविक अपनी पोजीशन में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करता है, पर अगर बाकी टीम कमजोर है तो नाव नहीं जीतेगी। हर जीन उसी नाविक की तरह है, वो बेस्ट बनने की कोशिश करता है, पर जीत तभी होती है जब पूरी टीम मिलकर आगे बढ़ती है। हवा, पानी और मौसम उस वातावरण की तरह है जो जीन की सफलता को प्रभावित करते हैं, और बॉडी के अंदर बाकी जीन उसके साथ ही है, कभी मददगार, कभी प्रतिस्पर्धी। नेचुरल सिलेक्शन इन्हीं जटिल संबंधों में संतुलन बनाता है। कभी कभी अच्छे जीन भी हार जाते हैं क्योंकि वे गलत बॉडी में आ गए। एक परफेक्ट जीन अगर किसी घातक बीमारी वाले शरीर में है, तो वह भी मर जाएगा। पर वही जीन अगर किसी और बॉडी में पहुंच गया, तो वो फिर चमकेगा। इवोल्यूशन में भाग्य नहीं, सिर्फ संभावना चलती है। नेचुरल सिलेक्शन समय के साथ इन जटिल नेटवर्क्स को बेहतर बनाता है। जो जीन एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल रखते हैं, वे पीढ़ियों तक टिकते हैं। यही कारण है कि हर जीव का शरीर अपने पर्यावरण के अनुसार इतना सटीक बना लगता है, जैसे किसी बुद्धिमान डिजाइनर ने बनाया हो, जबकि वो सिर्फ नेचर का दीर्घकालिक प्रयोग है। अब एक दिलचस्प सवाल, हम बूढ़े क्यों होते हैं? अगर जीन अमर है, तो बॉडी क्यों नहीं? जीन हमेशा अपने होस्ट को मरने से बचाने की कोशिश करते हैं, पर सिर्फ तब तक जब तक वो रिप्रोड्यूस कर सके। इसके बाद उसका जीवन जीन के लिए मायने नहीं रखता। इसलिए बुढ़ापा और मृत्यु नेचुरल सिलेक्शन का एक साइड इफेक्ट है। वैज्ञानिक पीटर मेडावर ने कहा था,
अगर कोई जीन अपने होस्ट को बहुत जल्दी मार देता है तो वो खुद मिट जाएगा, लेकिन अगर वो मौत को बुढ़ापे में लाए तो वो आसानी से आगे बढ़ सकता है। यानी जवानी में खतरनाक बीमारियां नेचुरल सिलेक्शन द्वारा हटाई जाती है, पर बुढ़ापे में आने वाली बीमारियां जारी रहती है, क्योंकि तब तक जीन अपना काम कर चुका होता है। अगर हम मानव जीवन काल बढ़ाना चाहें तो दो तरीके हैं। पहला, रिप्रोडक्शन को देर से करना। अगर मनुष्य सिर्फ 40 की उम्र के बाद संतान पैदा करे तो धीरे धीरे वे जीन चुने जाएंगे जो तब तक बॉडी को जवान रख सके। शायद भविष्य में इंसान 200 साल तक जी सके। दूसरा तरीका, बॉडी के अंदर उन केमिकल सिग्नलों को बदलना जो जीन को बताते हैं कि अब तुम बूढ़े हो गए। अगर वे सिग्नल कभी आए ही नहीं तो जीन अपनी एजिंग को धीमा कर सकते हैं। यह विचार अभी थ्योरी है, पर यह दिखाता है कि जीन सेंटर्ड इवोल्यूशन हर सवाल का लॉजिकल जवाब दे सकता है, यहां तक कि बुढ़ापा और मृत्यु का भी। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी है? हां, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जो नई विविधता पैदा करती है। विविधता के बिना नेचुरल सिलेक्शन रुक जाता। सोचिए, अगर सब कुछ एक सा होता तो कोई बेहतर या कमजोर नहीं होता, फिर चयन किस पर? इसीलिए क्रॉसिंग ओवर हर पीढ़ी में नई संभावनाएं लाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मकसद सिर्फ संतान पैदा करना नहीं है, बल्कि जीन को रीमिक्स करना भी है। हर नई पीढ़ी एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट है जहां हर कॉम्बिनेशन का टेस्ट होता है। कभी ये मिलन सफल होता है, कभी असफल, पर लाखों सालों में यही मिलन इवोल्यूशन को तेजी से आगे बढ़ाता है। कुछ स्पीशीज ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़ दिया, वे क्लोनिंग से बढ़ती है, लेकिन ऐसी स्पीशीज जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि वे एनवायरनमेंट के बदलाव से एडजस्ट नहीं कर पाती। जिनके पास सेक्सुअल सिस्टम है वे नई चुनौतियों के लिए तैयार रहती है। डॉकिंस कहते हैं, सेक्स नेचर की गैम्बलिंग मशीन है। हर बार जीन नई जोड़ियां बनाते हैं और देखते हैं कि कौन जीतेगा। ये एक कसिनो की तरह है जहां हर जनरेशन एक नई बेट लगाती है। अब एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जीन और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन। जीन अपने आप कुछ नहीं करते, वे सिर्फ संभावनाएं बनाते हैं। वातावरण ये तय करता है कि उनकी संभावना कब और कैसे सक्रिय होगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति में लंबाई बढ़ाने का जीन है, पर उसे बचपन में सही पोषण न मिले तो वो लंबा नहीं हो पाएगा। इसलिए कहना कि सब कुछ जीन से होता है अधूरा सत्य है, और कहना कि सब कुछ एनवायरनमेंट से होता है भी गलत। जीवन इन दोनों के संयोजन से चलता है। इवोल्यूशन में हर स्पीशीज ने अपनी अपनी रणनीतियां बनाई हैं। कुछ जीन ने अपनी कॉपी बचाने के लिए पेरेंटिंग सीखी, कुछ ने स्पीड, कुछ ने कैमोफ्लाज, कुछ ने स्मार्टनेस। हर रणनीति का एक ही मकसद, सर्वाइवल ऑफ द जीन। कभी कभी पेरेंट्स का त्याग भी जीन की रणनीति हो सकता है। जब कोई मां अपने बच्चों के लिए अपनी जान देती है तो वो असली प्यार से ज्यादा जेनेटिक कैलकुलेशन का नतीजा हो सकता है, क्योंकि उसके बच्चों में उसके जीन का आधा हिस्सा मौजूद है। इसी विचार को कहते हैं किन सेलेक्शन या रिश्तेदारी पर आधारित परोपकार। जीन अपने क्लोज रिलेटिव्स को बचाकर अपना फायदा देख सकता है। यानी जीन सीधे नहीं कहता अपने भाई को बचाओ, बल्कि कहता है उसे बचाओ जिसमें मेरे जैसे जीन ज्यादा है। W.D. हैमिल्टन ने इसका गणित निकाला। अगर कोई कर्म किसी रिश्तेदार की मदद करता है तो वो तभी फायदेमंद होगा जब बचाए गए जीन की संख्या मरने वाले जीन से ज्यादा हो। इसको कहते हैं हैमिल्टन का रूल, RBC, जहां R है रिलेटेडनेस, B है बेनिफिट और C है कॉस्ट। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने भाई की जान बचाते हैं तो R, अगर आपकी कुर्बानी से 2 भाई बच जाते हैं तो 1 + 1 C1, यानी आपका कर्म जेनेटिक रूप से सफल है। इसीलिए डॉकिंस मजाक में कहते हैं, अगर किसी को बचाने के लिए जान देनी ही है तो 3 कजिन या 2 भाई होने चाहिए।
इस सिद्धांत से हम समझ सकते हैं कि जानवर क्यों कभी कभी अपनी जान दांव पर लगाकर अपने परिवार को बचाते हैं। पक्षी अलार्म कॉल देते हैं, माहिरन शिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचती है और मधुमक्खी डंक मारकर मर जाती है। सबके पीछे एक ही गणित है, जितना रिश्ता उतना बलिदान। इसी से निकला एक नया कॉन्सेप्ट, इंक्लूसिव फिटनेस। यानी किसी व्यक्ति की सफलता सिर्फ उसकी संतान से नहीं मापी जाती, बल्कि उसके रिश्तेदारों की सफलता से भी। अगर आप अपने भाई की संतानों को पालने में मदद करते हैं तो आपके जीन का भी एक हिस्सा बढ़ रहा है, यानी आप जेनेटिक रूप से कामयाब हैं, भले आपने खुद संतान न पैदा की हो। मधुमक्खियों की रानी इस सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। रानी सभी अंडे देती है, वर्कर बीज नहीं। फिर भी वर्कर बीज अपना पूरा जीवन रानी और लार्वा की सेवा में लगा देती है। क्यों? क्योंकि रानी के लार्वा में उनके अपने जीन का हिस्सा हो सकता है, इसलिए उनका सेल्फिश कर्म यह है कि वे रानी की सेवा करें, क्योंकि वही उनके जीन का भविष्य है। यह सुनने में परोपकार जैसा लगता है, पर असल में यह जीन की रणनीति है। सेल्फिश जीन ने परोपकार का रूप ले लिया ताकि वो ज्यादा टिक सके। इसी से निकला एक नया विचार, ग्रीन बीयर्ड इफेक्ट। अगर किसी जीन की वजह से उसका वाहक कोई पहचाने जाने लायक संकेत देता है, जैसे हरी दाढ़ी, और वो दूसरों की मदद करता है जिनके पास वही संकेत है, तो वो जीन फैल जाएगा। यानी कभी कभी रिलेशनशिप से ज्यादा पहचान महत्वपूर्ण हो सकती है। अब आते हैं रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म पर, यानी मैं आज तुम्हारी मदद करता हूं, तुम कल मेरी करना। यह सिद्धांत डार्विन के समय से समझ आ रहा था, पर जीन लेवल पर इसे पहली बार रॉबर्ट रिवर्स ने समझाया। अगर दो व्यक्ति बार बार इंटरैक्ट करते हैं तो सेल्फिशनेस से ज्यादा फायदा परोपकार में हो सकता है, क्योंकि अगर आप धोखा देंगे तो अगली बार कोई आपसे मदद न करेगा, पर अगर आप सहयोग करेंगे तो दूसरा भी आपका सहयोगी बनेगा। यही है इवोल्यूशनरी गेम थ्योरी की जड़। कंप्यूटर साइंटिस्ट रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने इस विचार पर एक गेम चलाया, टिट फॉर टैट, जहां हर प्लेयर पहली बार कोऑपरेट करता है और फिर दूसरे के बिहेवियर के अनुसार उत्तर देता है। पता चला कि सबसे सफल रणनीति वही थी जो सिंपल, फॉरगिविंग और जस्ट थी। यानी पहले सहयोग करो, धोखा मिले तो सजा दो, पर दोबारा मौका दो। ये इवोल्यूशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैसेज था। सहयोग और क्षमा से भी सेल्फिश जीन फायदा उठा सकते हैं। इसलिए नेचर में सिर्फ लड़ाई नहीं, सहयोग भी एक ताकत है। अब डॉकिंस कहते हैं, हमारे अंदर दो शक्तियां चल रही है, एक सेल्फिश जीन की और दूसरी हमारी चेतना की। हम एकमात्र स्पीशीज है जो अपने जीन के खिलाफ सोच सकती है। जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ काम करते हैं तो हम अपने जीन की प्राकृतिक प्रवृत्ति के विपरीत जाते हैं। यही मानवता की असली शक्ति है। हमारे जीन हमें सेल्फिश बनाना चाहते हैं, पर हम समझकर उनकी रणनीति को तोड़ सकते हैं। हम अपने जीन के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, और कभी कभी यही करना सही होता है। डॉकिंस की किताब का अंतिम संदेश यह है, हमारे अंदर सेल्फिश जीन है, पर हम उनके गुलाम नहीं। हम अपने निर्माताओं को समझ सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उन्हें चुनौती दे सकते हैं। इसी ज्ञान में हमारी आजादी छिपी है। जब आप समझ जाते हैं कि प्यार, घृणा, दया, गुस्सा सबके पीछे जीन की रणनीतियां हो सकती है, तो आप उनके ऊपर उठ सकते हैं। आप पसंद कर सकते हैं कि किस कहानी पर यकीन करना है, डर की या उम्मीद की। और यही मानव विकास का अगला कदम है, सेल्फिश जीन के ऊपर राइज करना। अब जब हमने जीन की ताकत समझ ली है, तो यह जानना भी जरूरी है कि हमारे पास उससे ऊपर उठने की क्षमता भी है। डॉकिंस कहते हैं, इवोल्यूशन ने हमें सेल्फिश बनाया है, लेकिन उसी इवोल्यूशन ने हमें समझने की ताकत भी दी है। यानी अब हम जानते हैं कि हमें क्या चीज चला रही है, और इसलिए हम ये भी तय कर सकते हैं कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। जीन का काम है कॉपी बनाना, भले वो झूठ, हिंसा या प्रतिस्पर्धा से हो, पर इंसान का काम है अर्थ बनाना, संबंध,
सहयोग और करुणा से। इसीलिए ये किताब सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये मानवता के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर हमने अपने जीन के अंधे खेल को न समझा तो वही खेल हमें नष्ट कर देगा। जीन हमें डरने, जलने और दूसरों से बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा में जीवित रहना चाहते हैं। लेकिन इंसान अगर चाहे तो अपने मन को शांत कर सकता है और ये कह सकता है, मैं अपने जीन के आदेशों से बड़ा हूं। एक साधारण जीव जैसे एक मछली या कीड़ा सिर्फ जीन का खेल है, वो वही करता है जो उसके अंदर कोड हुआ है। पर इंसान वो कहानी गढ़ सकता है, वो कल्पना कर सकता है कि किस तरह की दुनिया बनाना चाहता है। यही हमारी असली शक्ति है। हमारे जीन हमें कहते हैं, जीवित रहो, प्रजनन करो, अपनी कॉपी बनाओ। पर हम कह सकते हैं, मैं ज्ञान फैलाना चाहता हूं, संगीत रचना चाहता हूं, कला बनाना चाहता हूं, भले इसके लिए मैं संतान न पैदा करूं। और यही है संस्कृति, कल्चर की शुरुआत। डॉकिंस ने इस विचार को और आगे बढ़ाया और कहा, जैसे जीन जैविक सूचना को आगे ले जाते हैं, वैसे ही मीम्स सांस्कृतिक सूचना को आगे बढ़ाते हैं। मीम यानी विचार, गीत, फैशन या व्यवहार का वो टुकड़ा जो एक दिमाग से दूसरे में कॉपी होता है। एक गाना, एक धार्मिक विश्वास, एक विचार, ये सब मीम है। वे भी जीन की तरह प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो विचार लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं वे ज्यादा फैलते हैं, और जो कम आकर्षक होते हैं वे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इंटरनेट के युग में ये बात और भी सच लगती है। हर वायरल वीडियो, हर ट्रेंडिंग मीम दरअसल वही पुराना नियम निभा रहा है, कॉपी करो और फैलो। बस फर्क इतना है कि अब ये डीएनए की नहीं बल्कि डेटा की दुनिया में हो रहा है। मीम्स और जीन में एक समानता है, दोनों को अपनी कॉपी बनाना पसंद है, पर दोनों में एक फर्क भी है। मीम्स को इरादे से बदला जा सकता है। हम किसी विचार को सुधार सकते हैं, उसे फैला सकते हैं या रोक सकते हैं। यही फर्क हमें मशीन नहीं, मानव बनाता है। इसीलिए डॉकिंस लिखते हैं, हमारे जीन सेल्फिश है, पर हमें वैसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद को उनके विरुद्ध प्रशिक्षित करना होगा। हमें अपने भीतर वो ताकत खोजनी होगी जो कहे, मैं अपने स्वार्थ से ऊपर उठूंगा। ये किताब जब 1976 में आई तो लोगों को झटका लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने कहा, आपके भीतर की अच्छाई भी एक जीन की रणनीति हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने समझा कि डॉकिंस की बात निराशा नहीं बल्कि आजादी की ओर इशारा है। अगर हम जानते हैं कि कौन सी डोर हमें हिला रही है तो हम उसे काट सकते हैं। ये वही बिंदु है जहां विज्ञान दर्शन बन जाता है। इवोल्यूशन हमें बताता है कि हम कहां से आए, पर यह हमें यह भी सिखाता है कि अब हमें कहां जाना है। हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम खुद अपने विकास के संचालक बन सकते हैं। हम अपने बच्चों के जीन चुन सकते हैं, बीमारियों को रोक सकते हैं और शायद एक दिन जीन लेवल पर नई नैतिकता बना सकेंगे। ये डरावना भी है और प्रेरक भी। डॉकिंस का संदेश सरल है, विज्ञान ने हमें आईना दिखाया है, अब तय करो, क्या हम अपने जीन की परछाई बनकर जिएंगे या अपनी नई पहचान बनाएंगे। अगर जीन को समझकर हम दया, सहयोग और रचनात्मकता को बढ़ाएं, तो हम नेचर के नियमों से ऊपर उठ सकते हैं। हम एक ऐसे युग की शुरुआत कर सकते हैं जहां ज्ञान न कि केवल प्रजनन हमारे अस्तित्व का मकसद बने। डॉकिंस के शब्दों में, हम अकेले ऐसे जीव हैं जो ये समझते हैं कि वे कैसे बने हैं। अगर हमें समझदारी है तो हमें अपने सेल्फिश जीन के विरुद्ध लड़ना चाहिए। और यही इस किताब की आत्मा है। इवोल्यूशन ने हमें बनाया, पर अब हम इवोल्यूशन को दिशा दे सकते हैं। हम हिंसा से नहीं, सहानुभूति से आगे बढ़ सकते हैं। हम वो प्रजाति है जो अपने निर्माता की सीमाओं को लांघ सकती है। जीन ने हमें शरीर दिया, पर हमने संगीत, प्रेम,
कविता और ज्ञान रचा। जीन ने कहा कॉपी बनाओ, हमने कहा मतलब बनाओ। इसी क्षण से विज्ञान मानवता बन जाता है और जीवन केवल जीवित रहने की नहीं बल्कि समझने की यात्रा बन जाता है। तो जब अगली बार आप किसी को देखते हैं, और फिर भी उससे कुछ अधिक भी, क्योंकि हम सिर्फ डीएनए नहीं है, हम वो कहानी है जो खुद अपनी कहानी लिख सकती है। तो चलिए अपने भीतर की कहानी को नया अर्थ दे, अपने जीन के पार जाकर उस दुनिया को बनाए जहां सहयोग, कला और चेतना सबसे बड़ा सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन जाए। और शायद यही द सेल्फिश जीन की अंतिम सीख है। हम कहानी कहने वाले जीव हैं, हम वही दुनिया बनाते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। तो अब सवाल है, क्या हम डर की कहानी चुनेंगे या उम्मीद की? भविष्य हमारी मुट्ठी में है, पर यह तय करना अब भी बाकी है। क्या हम उसे थामेंगे या फिसलने देंगे? यही थी द सेल्फिश जीन, रिचर्ड डॉकिंस की वो किताब जिसने हमारी दुनिया देखने का तरीका बदल दिया। ये किताब हमें बताती है कि जीवन सिर्फ जीन का खेल नहीं बल्कि चेतना का जागरण भी है। हमारे भीतर लाखों साल पुराना डीएनए है जो हर कोशिका में फुसफुसाता है, बढ़ो, फैलो, जीवित रहो। पर हमारे भीतर एक और आवाज भी है जो कहती है, समझो, बदलो और कुछ बेहतर बनाओ। हमने देखा कि कैसे एक साधारण मॉलिक्यूल पूरे जीवन में बदल गया, कैसे सेल्फिशनेस ने सहयोग को जन्म दिया और कैसे परोपकार भी एक जीन की चाल बन सकता है। पर अंत में यह भी सीखा कि इंसान अपने जीन से बड़ा है। हमारे पास वो ताकत है जो किसी और जीव के पास नहीं, सोचने, चुनने और अर्थ देने की ताकत। अगर हम अपने जीन की कहानी समझ जाए तो हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं। हम ये चुन सकते हैं कि हमारा विकास किस दिशा में जाए, डर और स्वार्थ की ओर या समझ और करुणा की ओर। डॉकिंस हमें ये नहीं कहते कि हम ईश्वर की जगह लें, बल्कि ये कि हम अपने भीतर के अंधे नियमों को पहचानें, क्योंकि पहचान ही मुक्ति का पहला कदम है। हर इंसान अपने भीतर एक पुस्तक लिए चलता है, डीएनए की पुस्तक, लेकिन वो ये भी लिख सकता है अपनी आत्मा की नई पुस्तक, जिसमें शब्द हो सहानुभूति, सृजन और ज्ञान। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे की हंसी सुने, किसी पत्ते को हवा में झूमते देखें या किसी विचार को जन्म लेते महसूस करें, तो याद रखिए, ये वही यात्रा है जो अरबों साल पहले समुद्र के तल में एक छोटे से मॉलिक्यूल से शुरू हुई थी, और अब वो यात्रा आप में पूरी हो रही है। द सेल्फिश जीन सिर्फ विज्ञान की किताब नहीं है, ये हमारे होने की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जीवन का अर्थ ढूंढना इवोल्यूशन का सबसे सुंदर चरण है। धीमी संगीतमय फेडिन, हम कहानी कहने वाले जीव हैं। हमारे पास वही शक्ति है जो देवताओं के पास थी, कल्पना की शक्ति। हम जिस कहानी पर विश्वास करते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। तो अब इस यात्रा को यही थामिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आप कौन सी कहानी चुनेंगे, एक डर की या एक उम्मीद की? धन्यवाद। आपने सुना द सेल्फिश जीन, रिचर्ड डॉकिंस की अमर कृति का हिंदी संपादन, बुक्स इन हिंदी सीरीज बाय सोपान वाघ। पढ़ो, सोचो और नई कहानी लिखो।